जो सदन में लोग हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनके पास तक बातों को रखना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कहा कि इस तरह से राष्ट्र के लिए जब सभी एकजुट सब कुछ भुला करके, सारे आइडियोलॉजी को भुला करके, सत्ता और विपक्ष की भूमिका को भुला करके सभी देश के लिए एक साथ खड़े होकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब तक हमारे पास जो रुझान आए हैं, उस रुझान के हिसाब से मैच पूरी तरह से बराबर है, टाई हो गया है, आंकड़ों के हिसाब से भी और रणनीति के हिसाब से भी। हालांकि रणनीति में यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कांग्रेस पर बहुत ही भारी और मजबूत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत है और मजबूती के साथ 2020 के चुनाव में उतरने की रणनीति बना रही है। नए बदले हुए परिस्थिति के साथ नया समीकरण भी सामने आएगा और इस समीकरण की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर देंगे। नमस्कार, अपना सबसे पसंदीदा शो रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनीति और इसकी चाल अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रही होगी। वैसे तो आप लगातार राजनीति के अलग अलग तहखाने से निकाल करके अपने विचार के साथ समायोजित करके अपने सोच के दायरा को बढ़ा रहे होंगे, पर जो बातें अब सामने आ रही हैं, उन बातों ने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि लड़ाई बिहार में बहुत ही मुश्किल और मजबूत होने वाली है। अंतिम क्षण तक आपके लिए मुश्किल होगा ये बताना कि आपने जो वोट दिया है वो, और ख़ास करके ये समस्या राजनीतिक दलों के लिए बड़ी होगी कि आप किसे जिताना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन जैसी सरगर्मी बढ़ गई है और हर क्रियाकलाप पर, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, उसका सीधा असर बिहार पर हो रहा है। बिहार में चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं और इस प्रतिष्ठा के प्रश्न में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा अगर किसी का फंसा हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए है कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बिहार में पहले ही, जैसे आपने नहीं सुना होगा कि फर्स्ट उड़ान में तितिर पकड़ लिए, वैसे ही फर्स्ट उड़ान में इस बार कोई चूक किए बिना भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध होकर के नीति और रणनीति बना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से वाइब भेजा जा रहा है बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता बहुत पसंद कर रही है। इसी को लेकर के आपको जैसा कि जानकारी है ही, पहले भी हमने आपको बता दिया था, सबसे पहले हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि कल बिहार में श्रमिक रोजगार योजना का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 11 बजे का समय निर्धारित है और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमने आपको कल ही बताया था, जब आज रातों रात आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको तुरंत रातों रात के बाद इस बात का इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री श्रमिक योजना को लागू करने के साथ साथ रोजगार की गारंटी के साथ साथ 125 दिन की रोजगार की गारंटी है, बिहार पर फोकस है, बिहार के सबसे अधिक 32 जिले इसमें जोड़े जा रहे हैं। इन सब के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस रणनीति से पहले हमने आपको बताया था कल कि राज्यसभा के जो 19 सीटों पर चुनाव होने हैं 8 राज्यों में, उसके परिणाम बहुत ज़्यादा असर करेंगे बिहार की राजनीति पर। और निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं उस परिणाम ने कहीं ना कहीं यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दावे बहुत कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा हर्डल के रूप में अपने आप को सामने खड़ा कर दिया है। आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, हालांकि वहां कांग्रेस ने टक्कर दिया, पर अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की जैसे आंकड़ों के हिसाब से हुई। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने समीकरण के हिसाब से कांग्रेस की सरकार को हटा करके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। राजस्थान में कांग्रेस बहुत आगे रही, गुजरात में भी आपने परिणाम देखा ही, इसके साथ साथ झारखंड में भी आपने जो परिणाम देखा, झारखंड में भी जो स्थितियां पहले से हम बता रहे थे वो लगभग परिणाम वही निकले हैं। आंकड़ों के हिसाब से अब तक हमारे पास जो रुझान आए हैं, उस रुझान के हिसाब से मैच पूरी तरह से बराबर है, टाई हो गया है।
आंकड़ों के हिसाब से भी और रणनीति के हिसाब से भी। हालांकि रणनीति में यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कांग्रेस पर बहुत ही भारी और मजबूत पड़ेगी, लेकिन ये पूरा गेम चूंकि संख्या बल का था और संख्या बल में कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि एक स्टेप जरूर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ के मिला है और इसके समीकरण के हिसाब से बिहार में भी कहा जा रहा है कि अब समीकरण अलग अलग होंगे। हालांकि खबरों के माध्यम से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार पर पूरी तरह से फोकस नरेंद्र मोदी भी हैं और अमित शाह भी हैं। इसके साथ साथ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी पूरी तरह से बिहार पर फोकस किए हुए हैं। इन सब के बीच जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, उस आंकड़ों में 19 के 19 परिणाम में से 14 जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें से वाईएसआर कांग्रेस को 4 सीटें मिलना, अलग अलग राज्यों में जहां जहां एक एक सीटें थी, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, यहां भी जो पहले से तय था वही परिणाम आए हैं। झारखंड में भी लगभग परिणाम वैसे ही थे जो आए हैं। मध्य प्रदेश में भी हालांकि कांग्रेस ने प्रयास किया था मात देने का, लेकिन सफल नहीं हो सकी और ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेश सोलंकी बीजेपी से, तो वहीं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो ट्रम्प कार्ड थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर के भारतीय जनता पार्टी को सामने रख दिया है। और यह साबित करता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन से बहुत ही आराम से दोस्ती हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आस्था व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर भी, और कहा है कि इनके निर्देशन में वो राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। अब इससे पहले वो क्या कर रहे थे ये वही बता सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के हाथ से लड्डू खा करके और इस जीत के जश्न को मनाया है और इस बात का जो चेहरे पर उनके चमक थी वो ये बता रही थी कि आने वाले समय में कोई नया गेम करने वाले हैं। हालांकि पहले से प्रशांत किशोर इस पूरे मुहिम में लगे हुए थे जैसा कि कहा जा रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा गेम नजर नहीं आया। अब इसका बिहार पर असर क्या होगा, तो एक बात तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह से गेम चेंजर के रूप में ये पूरे जेपी नड्डा के ने ये पूरा समीकरण बनाया था, उस समीकरण में वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। अब बिहार में जिस तरह से पूरा गेम चेंजर साबित हो रहा है और इन सब के बाद जो आज प्रधानमंत्री अपनी योजना लेकर के आ रहे हैं, श्रमिक रोजगार योजना को, इन सब के बीच सर्वदलीय बैठक जो कल हुई, उस सर्वदलीय बैठक से भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। एक चीज नजर आया कि इसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू आए हैं और दोनों पहलू के साथ साथ आपको बता दें कि एक चीज तो साफ नजर आई। कांग्रेस ने जहां यह कहा कि सरकार बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे कर रही है जिससे राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों को असमंजस की स्थिति हो रही है, पूरी चीजें स्पष्ट नहीं है, और सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि चीजों को कम से कम जो सदन में लोग हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनके पास तक बातों को रखना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कहा कि इस तरह से राष्ट्र के लिए जब सभी एकजुट सब कुछ भुला करके, सारे आइडियोलॉजी को भुला करके, सत्ता और विपक्ष की भूमिका को भुला करके सभी देश के लिए एक साथ खड़े होकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये भारत की और भारतीय लोगों की खूबसूरती है और यही है कि हमें दुनिया के सबसे मजबूत देशों में बना करके रखता है। वहीं आपको बता दें तो इस सर्वदलीय बैठक से आरजेडी, जो कि बिहार में सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल है और संख्या बल में भी बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा है, उसे नहीं बुलाने से वो नाराज है। मनोज झा ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को भुलाया जा रहा है, ये परंपरा ठीक नहीं है। आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस तरह से बिहार को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि इन सब के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार ने भी सर्वदलीय बैठक में अपनी बातें रखी हैं और यह कहा है कि हर तरह से वो केंद्र की सरकार के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी
गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। बिहार की जनता उनके साथ है। अब आने वाले चुनाव को लेकर के दो बातें साफ नजर आ रही हैं। एक तो ये नजर आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए एक मजबूत कैंडिडेट सामने खड़ा करेगा। चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ चिराग पासवान को लेकर के पहले जिस कटघरे में खड़े किए जाते थे तेजस्वी यादव, उसी कटघरे में चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है और जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि चिराग पासवान इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल में कहां थे। वो काफी लंबे समय से बिहार नहीं आए हैं, उनको कब बिहार आना है। दावे तो बहुत कर रहे हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों से और राजनीतिक लोगों से प्रमोट तो करवा रहे हैं। मीडिया में अपने पद के लिए वो बातें तो उछलवा रहे हैं, पर बिहार की जनता के साथ वो कहां है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत है और मजबूती के साथ 2020 के चुनाव में उतरने की रणनीति बना रही है। नए बदले हुए परिस्थिति के साथ नया समीकरण भी सामने आएगा और इस समीकरण की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर देंगे। पहले आपने देखा गृह मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक शुरुआत डिजिटल माध्यम से लोगों से बात करके कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा ऐसा अवसर होगा जो बहुत कम समय में, एक सप्ताह के अंदर में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत और भारत के लोगों के साथ साथ इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार कितना जरूरी है। बिहार निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सबल और मजबूत राज्य कहा जाता है और यहां होने वाले चुनाव देश के मिजाज का पैमाना कहे जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा ये बदला हुआ परिस्थिति, जिसमें राज्यसभा में सदस्य संख्या निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने जा रही है और इसके लिए पूरी योजना बना करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रमोट किया है, उस तरह की योजना अब बिहार में भी बनने जा रही है। बिहार में भी कई चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि खास करके एमएलसी के जो चुनाव होने हैं 9 सीटों के, उस पर भी अब मंथन और भारतीय जनता पार्टी का दबाव निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ता और गेम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा हो गया है। नीतीश कुमार के पास रास्ता सिर्फ साथ चलने का है या फिर अलग होने का है। इन सब परिस्थितियों में तेजस्वी यादव मेन मुद्दे पर हैं। तेजस्वी यादव क्या एक्शन लेते हैं, आरजेडी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि उसके साथी दल अभी भी उसके साथ बैठने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। 25 तारीख का डेडलाइन है, जैसा कि आपको बार बार हम बता रहे हैं जीतन राम मांझी का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ साथ कांग्रेस इस बदले हुए परिस्थिति में किस तरह से एक पटरी पर आकर के, एक लाइन पर आकर के और आरजेडी के साथ एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार होती है या फिर कुछ नया समीकरण बनता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आ रही है और हम भीतर खाने से बातें निकाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। रातों रात के इस एपिसोड में आज यही विराम हम देते हैं। बिहार के लिए आगे क्या कुछ केंद्र के पास है और क्या करेंगे नीतीश कुमार जिससे बिहार के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, हम आपको जरूर बताएंगे जैसे हमारे पास जानकारी मिलती है। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।